क्वेश्चन की तरफ जो दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। ऑप्शन ए है स्वयं को समझने में, बी है बालकों को समझने में, सी है शिक्षण विधियों के चयन में और डी है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो फ्रेंड्स चारों कथनों को समझें। स्वयं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान का कोई रोल नहीं है। बालकों को समझने में तो बालकों को समझने में तो होता है, लेकिन केवल बालकों को समझने में नहीं होता है, शिक्षण विधियों को भी समझने में होता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन डी है आपका, मतलब संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा, यह कथन है। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, बी है ब्रूनर, सी है वाटसन और डी है वुडवर्थ। यह कथन फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह कथन दिया था वाटसन ने। वाटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञान के समर्थक थे और उन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक, वैद्य कुछ भी बना सकता हूँ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसके अनुसार शिक्षा शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है? तो शिक्षा की एक परिभाषा है, शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया बताया है प्लेटो ने। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। ऑप्शन ए दिया गया है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, बी है विषय वस्तु पर अधिकार, सी है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान और डी है उपरोक्त सभी। बताएं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, तीनों ही गुण जिसमें होंगे वो एक आइडियल टीचर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा? ऑप्शन ए है वैलेंटाइन, बी है क्रो एंड क्रो और सी है सिगमंड फ्रायड और डी है मॉर्गन। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शन ए है शिक्षण विधि को बदल दे, बी है दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, सी है कक्षा से चला जाए और डी है कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन ए। अगर बच्चे पाठ में रुचि नहीं लेते प्रतीत हो रहे हों आपको, तो अगर आप शिक्षण विधि को बदल देंगे तो उससे एक पढ़ाने में नवीनता आ जाएगी और जिससे बच्चे अच्छी तरीके से सीखेंगे और उसमें रुचि लेना प्रारंभ कर देंगे। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्यवहार का करना पक्ष खाली स्थान में आता है। ऑप्शन ए है सीखने के गतिक क्षेत्र में, बी है सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में और सी है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में और डी है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो इसका जो है वो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, सीखने के गतिक क्षेत्र में। व्यवहार का करना पक्ष कहाँ आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। फ्रेंड्स मैंने देखा है कुछ लोग अब कमेंट्स में नंबर कम बताते हैं, तो प्लीज़ नंबर ज़रूर बताएं कि आपके कितने आए हैं, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां, ऑप्शन ए है उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, बी है उन्हें खेलने का मौका मिले, सी है उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले और डी है कड़ा अनुशासन हो। तो यह अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चे हैं जो कैसे वातावरण में सीख सकते हैं? जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन ए है परिवार से, बी है विद्यालय से, सी है श्रेष्ठ जनों से और डी है इन सभी से। तो सामाजिकरण क्या है भाई? श्रेष्ठ बालक वही होता है जो समाज में अच्छे तरीके से पूर्ण समायोजन जिसका हो जाए। तो
यह पूर्ण समायोजन कब संभव है? जब वह परिवार, विद्यालय एवं श्रेष्ठ जनों तीनों से सीखे। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इन सभी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? ऑप्शन ए है पर्यावरण का अंतर, बी है अनुवांशिकता का अंतर, और सी है अनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतरक्रिया इनमें, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताएं, जो वैयक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं वो होते हैं अनुवांशिकता व वातावरण की जो अंतरक्रिया होती है फ्रेंड्स। तो इसका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हार्विक सिद्धांत दिया किसने दिया? ऑप्शन ए है मैकडूगल ने, बी है कैटल ने, सी है जॉनसन ने, डी है पियाजे ने। तो हार्विक सिद्धांत और मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था वो फ्रेंड्स मैकडूगल ने दिया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है राइट आंसर हो जाएगा, मैकडूगल ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है फ्रॉवेल, बी है डैक्रोली, सी है मॉन्टेसरी, और डी है किलपैट्रिक। तो जो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं वो हैं किलपैट्रिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बी है रटने को प्रोत्साहित करके, और सी है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, और डी है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो बताएं फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ऑप्शन ए है अवधि, बी है नवीनता, और सी है रुचि, और डी है आकार। बताएं। तो ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होती है वो है आपकी रुचि, क्योंकि जब आप किसी भी क्षेत्र में रुचि लेंगे तो उस पर आपका ध्यान, अटेंशन अपने आप बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन सी रुचि बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सीखने के नियम दिए हैं। ऑप्शन ए पावलोव ने, बी है स्किनर ने, सी है थॉर्नडाइक ने, डी है कोयलर ने। तो सीखने के जो नियम दिए हैं वो दिए हैं थॉर्नडाइक ने, जिसमें उन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए थे। मुख्य नियमों में अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम ये मुख्य थे, और इन्होंने इसके साथ 5 गौण नियम भी दिए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, थॉर्नडाइक ने। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणवाद, बी है व्यवहारवाद, सी है संबंधवाद, डी है गेस्टाल्टवाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी गेस्टाल्टवाद, क्योंकि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या गेस्टाल्टवादियों ने की थी। गेस्टाल्टवाद में कौन थे? बर्दीमर थे, कोफका थे, आपके पावलोव थे। और आगे बढ़ते हैं, सीखना है। ऑप्शन ए है व्यवहार में परिवर्तन, बी है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, सी है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि सीखना क्या है? सीखने के परिणाम स्वरूप, अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, अनुभव तथा अभ्यास के परिणाम से भी अधिगम आता है, और व्यवहार में अपेक्षाकृत इसके परिणाम में स्थायी परिवर्तन आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, बी है गिलफोर्ड, सी है स्पीयरमैन, और डी है विने साइमन। तो बताएं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विने साइमन, क्योंकि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो विने साइमन ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, कथन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता। तो ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो, बी है स्टीफन, और सी है स्किनर, और डी है कॉल्सनेक।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टीफन। यह कथन स्टीफन ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ऑप्शन ए है सामान्य बुद्धि का, बी है विशिष्ट बुद्धि का, सी है अभिवृत्ति का और डी है अभिक्षमता का। तो विनय साइमन परीक्षण द्वारा किसका अध्ययन किसका मापन किया जाता है? वो है सामान्य बुद्धि का। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, कथन है। तो ये बुद्धि की एक परिभाषा है, किसने दी है? ऑप्शन ए है वुडवर्थ, बी है टर्मन, सी है बकिंघम और डी है विनय। तो बताएं आप लोग किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 22 क्वेश्चन, प्रबलन का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है स्किनर, बी है पावलोव, सी है CL हल और डी है बर्दीमर। तो प्रबलन ये सिद्धांत जो दिया था वो दिया था CL हल ने। तो इसका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन्होंने संपोषक और चालक अंतर्नाद का भी सिद्धांत दिया था। तो जैसे सिद्धांत याद होंगे बन गया होगा। अगला क्वेश्चन है वाणी दोष नहीं है। ए है ध्वनि परिवर्तन एवं अस्पष्ट उच्चारण, बी है धीमी या तेज गति से बोलना, सी है हकलाना और तुतलाना और डी है तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो ध्यान से पढ़ें और बताएं। ये ध्वनि परिवर्तन एवं अस्पष्ट उच्चारण है तो ये वाणी दोष है, हकलाना और तुतलाना भी वाणी दोष है, तीव्र अस्पष्ट वाणी भी वाणी दोष है, लेकिन धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं हो सकता है। क्योंकि स्पष्ट बोलें आप, चाहे धीमा बोलें चाहे तेज बोलें, तो यह वाणी दोष नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। ऑप्शन ए है सामाजिक, बी है मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सी है सामाजिक राजनीतिक, डी है मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। बताएं। तो व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप होता है व्यक्तित्व की, वो क्या होता है? तो सामाजिक आर्थिक से कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक राजनीतिक से भी कोई लेना देना नहीं है, और मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक से भी कोई लेना। तो जो ऑप्शन भी है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, इसी के मान लो इसी से संगठन का व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप तैयार होता है। तो ऑप्शन बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है। ऑप्शन ए जॉन डीवी द्वारा, बी है क्लिफोर्ड द्वारा और सी है क्रूज द्वारा और डी है रॉस द्वारा। बताएं आप लोग। बहुत अच्छा कथन है। तो यह ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यह कथन रॉस द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है? तो बताना फ्रेंड्स ये है कि जो अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। तो इसमें 4 विशेषताएं दी गई हैं। पहली है प्रश्नों का स्पष्ट होना, बी है प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, सी है प्रश्नों का विशिष्ट होना, डी है प्रश्नों का सुउद्देश्य होना। बताएं राइट आंसर क्या होगा? तो प्रश्नों का स्पष्ट होना ये तो बिल्कुल अच्छी विशेषता है अच्छे प्रश्न की, और प्रश्नों का विशिष्ट होना ये भी अच्छे प्रश्न की विशेषता है, और प्रश्नों का सुउद्देश्य होना, सुंदर मतलब सु से अच्छा उद्देश्य होना, ये भी अच्छे प्रश्न की विशेषता है। जो बी है आपका ऑप्शन बी प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं हो सकती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है अधिगम, बी है अवधारणा, सी है अभिप्रेरणा, डी है कोई नहीं। तो बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, क्योंकि एक ऐसा कारक जो रुचि को मतलब आपके उत्साह को घटाता या बढ़ाता है तो वो आपकी अभिप्रेरणा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है दमन, बी है शांत, सी है उत्तेजित और डी है सक्रिय। तो एक अच्छे अध्यापक की विशेषता है कि अगर क्लास में किसी बालक ने क्वेश्चन पुट किया आपसे किसी जिज्ञासा बस, तो आपका कर्तव्य है कि उसे तुरंत शांत करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन बी है शांत, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास प्रारंभ होता है।
विकास प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था से, बी है बाल्यावस्था से, सी है किशोरावस्था से और डी है गर्भावस्था से। तो इसमें अधिकतर अभ्यर्थी शैशवावस्था से ऑप्शन में टिक लगाते हैं, जबकि जो विकास प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 एवं आखिरी प्रश्न, विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर से होता है, यह सिद्धांत है? ऑप्शन ए है वर्तुलाकार, बी है समान प्रतिमान, सी है क्रमबद्धता, डी है सामान्य से विशिष्ट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वर्तुलाकार। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।